हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर सारथी। तो आज की क्लास में कंटिन्यू करेंगे पार्ट 1 कंप्यूटर नॉलेज की तैयारी को। और ये जो क्लास है ना, ये आपके सभी एग्जाम्स जो यहाँ पे लिखे हैं उनमें बहुत हेल्प करेगी आपको। चाहे वो आपका यूपीपीसीएल एआरओ का पेपर हो, कैंप असिस्टेंट का हो, असिस्टेंट अकाउंटेंट, इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ एआरओ और कंप्यूटर असिस्टेंट, इन सभी एग्जाम्स के लिए ये क्लासेस आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल होने वाली है। तो ये आपकी सेकेंड थ्योरी क्लास है। इससे पहले जो कल क्लास हुई थी, अगर आपने नहीं देखी है तो पहले उसे देख के आओ। उसका जो लिंक है वो ऊपर आई बटन में गिवन है, और साथ ही साथ आप प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हो। तो स्टार्ट करेंगे आज की क्लास को, और यहाँ पे बात करेंगे कल के 5 क्वेश्चंस के बारे में जो मैंने आपको दिए थे एज अ होमवर्क, और उन सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने थे। ठीक है, तो एक मिनट, यहाँ पे 2 स्टूडेंट्स हैं, श्वेता एंड जुनेद। इन दोनों ने इन क्वेश्चंस का आंसर दिया था कमेंट सेक्शन में, और सारे के सारे आंसर्स बिल्कुल करेक्ट थे दोनों के। ठीक है, तो वेरी गुड, आपको इस तरीके से तैयारी करनी है और डेफिनेटली आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आप सभी को सारे क्वेश्चंस के आंसर कहाँ देने होते हैं, कमेंट सेक्शन में, ताकि मुझे आइडिया मिले कि आपको कितना समझ में आया, और आपको भी पूरी क्लास रिवाइज हो जाएगी। ठीक है, तो दोनों का ही इसमें फ़ायदा हो जाएगा। देखो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या पढ़ते हैं। A term in computer terminology is a change in technology a computer is or was being used। तो यहाँ पे बोला है कंप्यूटर की टर्मिनोलॉजी के अंदर चेंज इन टेक्नोलॉजी। अगर आपका कंप्यूटर है, उसके अंदर जो चेंज आया है टेक्नोलॉजी में, उसे हम क्या बोलते हैं कंप्यूटर की टर्म में? तो उसे हम बोलते हैं, एक मिनट, उसे हम बोलते हैं जनरेशन। ठीक है, आप सब लोग जानते हो कल की क्लास में हमने जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स पढ़ा था, जिसमें हमने 5 जनरेशन्स पढ़े हैं। तो अभी हम वर्क कर रहे हैं 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में। तो जिस तरीके से कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी में चेंज आता गया, उस तरीके से हमने अलग अलग जनरेशन्स बनाई हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, द जनरेशन बेस्ड ऑन VLSI माइक्रो प्रोसेसर। इनमें से कौन सी जनरेशन VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन माइक्रो प्रोसेसर पर बेस्ड है? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, 4th। ठीक है, 4th जनरेशन के अंदर हम यूज़ करते हैं VLSI का। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर 3rd, द 4th जनरेशन वॉज बेस्ड ऑन इंटीग्रेटेड सर्किट। तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। हमने अभी देखा है कि 4th में तो हम यूज़ करते हैं VLSI माइक्रो प्रोसेसर का, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है आपकी, फॉल्स है। और अगर यहाँ पे लिखा होता 3rd, तो ये आपकी होती ट्रू स्टेटमेंट, बिकॉज 3rd जनरेशन में हम यूज़ करते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट्स, जिन्हें आप ICs भी बोलते हो। ठीक है, 4th क्वेश्चन था आपका, द पीरियड ऑफ डैश जनरेशन वॉज 1952 से 1964। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2nd। ठीक है, 2nd जनरेशन का जो टाइम पीरियड है वो है आपका 1950s से 1960s तक। ठीक है, इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन था वो था HLL स्टैंड्स फॉर। तो इसका आंसर है हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे 5 क्वेश्चन यहाँ पे कवर अप हो गए, और इन 2 स्टूडेंट्स ने इन सभी क्वेश्चंस के आंसर बिल्कुल करेक्ट किए थे कमेंट बॉक्स में। तो आगे बढ़ेंगे और स्टार्ट करेंगे आज की क्लास को। तो आज की क्लास का टॉपिक है कंप्यूटर टाइप्स। यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंट टाइप ऑफ कंप्यूटर को डिटेल में। ठीक है, कई बार यहाँ से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। तो देखो यहाँ पे क्या है, कंप्यूटर्स कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड बाय देयर स्पीड एंड कंप्यूटिंग पावर। तो हमने कंप्यूटर को अलग अलग टाइप में क्लासीफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्पीड और कंप्यूटिंग पावर। ठीक है, जिसकी जितनी स्पीड है और जिसकी जितनी कंप्यूटिंग पावर है, उसके अकॉर्डिंग हमने अलग अलग कंप्यूटर के टाइप्स बना दिए हैं। तो यहाँ पे आपके सामने टेबल है, इस टेबल में हमने इम्पॉर्टेंट टाइप्स को यहाँ पे लिख दिया है। तो फर्स्ट इज PC, पर्सनल कंप्यूटर, जिसे आप यूज़ कर सकते हो अपने घर में। आप देखते हो जो सिस्टम आप यूज़ करते हो ऑफिस में, घर में, वो होता है आपका पर्सनल कंप्यूटर। इट इज़ सिंगल यूज़र कंप्यूटर सिस्टम हैविंग मॉडरेटली पावरफुल माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, तो ये सिंगल यूज़र होता है, एक बारे में सिर्फ एक ही यूज़र इस पे काम कर सकता है, और इसका जो माइक्रो प्रोसेसर है वो मॉडरेट पावर का होता है। ठीक है, इसे बोलते हैं पर्सनल कंप्यूटर PC। नेक्स्ट इज वर्क स्टेशन।
It is also a single user computer system similar to personal computer, however has a more powerful microprocessor. तो यहाँ पे डिफरेंस ये है कि ये भी आपका सिंगल यूज़र ही होता है, लेकिन अगर बात करें इसकी माइक्रो प्रोसेसर की पावर की तो वो आपके पर्सनल कंप्यूटर के कंपैरिजन में क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है मिनी कंप्यूटर। इट इज़ अ मल्टी यूज़र कंप्यूटर सिस्टम कैपेबल ऑफ सपोर्टिंग हंड्रेड्स ऑफ यूज़र साइमल्टेनियसली। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिंगल यूज़र की बजाय क्या आ गए, मल्टीपल यूज़र्स आ गए। मतलब एक साथ मल्टीपल यूज़र्स काम कर सकते हैं कंप्यूटर सिस्टम पे, और यहाँ पे इसकी कैपेबिलिटी क्या है कि ये सपोर्ट करती है 100 ऑफ यूज़र्स को एक साथ। साइमल्टेनियसली का मतलब क्या होता है, एक साथ आपके 100 यूज़र्स काम कर सकते हैं आपके सिस्टम पे। इसके बाद नेक्स्ट है मेन फ्रेम। It is a multi-user computer system capable of supporting hundreds of users simultaneously. Software technology is different from mini computer. तो यहाँ पे भी hundreds of users simultaneously अपना टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन अगर बात करें मिनी कंप्यूटर की और मेन फ्रेम की तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी में डिफरेंस होता है। अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे इन सभी कंप्यूटर के टाइप्स को। Next is supercomputer. It is extremely fast computer which can execute hundreds of millions of instructions per second. तो यहाँ पे सुपर कंप्यूटर की मेन जो कैपेबिलिटी है वो क्या होती है कि ये पर सेकंड में आपके हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कर सकता है, इसीलिए फास्टेस्ट कंप्यूटर होता है हमारा सुपर कंप्यूटर। ठीक है, अब हम एक एक करके इन सभी कंप्यूटर्स को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे स्टार्ट करेंगे पर्सनल कंप्यूटर के साथ। तो देखो यहाँ पे क्या है, अ पीसी कैन बी डिफाइंड एज अ स्मॉल रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव कंप्यूटर डिजाइंड फॉर एन इंडिविजुअल यूज़र। आप सब लोग जानते हो, आप पीसी को यूज़ करते हो, इस टाइप का आपका होता है पीसी। ठीक है, तो यहाँ पे ये सिंगल यूज़र के लिए बनाया जाता है और ये इतना एक्सपेंसिव भी नहीं होता है। PCs are based on the microprocessor technology that enables manufacturers to put an entire CPU on one chip. तो जो आपका पीसी होता है वो काम करता है माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी पर। इसमें क्या होता है, जो आपके मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, जहाँ से भी आप पीसी लेते हो, जिस भी कंपनी का आप पीसी लेते हो, उसमें क्या होता है कि एक ही चिप के अंदर आपका पूरा सीपीयू उसके अंदर रहता है। ठीक है, जैसे कि आप देखते हो इंटेल कोर i3 प्रोसेसर, i5 प्रोसेसर। ठीक है, इस टाइप से आपके प्रोसेसर्स होते हैं। नेक्स्ट इज बिजनेसेस यूज पर्सनल कंप्यूटर्स फॉर वर्ड प्रोसेसिंग, अकाउंटिंग, डेस्कटॉप पब्लिशिंग एंड फॉर रनिंग स्प्रेडशीट एंड डेटाबेस मैनेजमेंट एप्लीकेशंस। तो जो आपके बिजनेसेस होते हैं जो यूज़ करते हैं पर्सनल कंप्यूटर को, वो किस लिए करते हैं, वर्ड प्रोसेसिंग के लिए, अकाउंटिंग के लिए, डेस्कटॉप पब्लिशिंग के लिए, अगर आपको स्प्रेडशीट क्रिएट करनी है तो उसके लिए, या फिर डेटाबेस मैनेजमेंट की एप्लीकेशंस के लिए इस्तेमाल करते हैं पर्सनल कंप्यूटर्स का। Although personal computers are designed as single user system, these systems are normally linked together to form a network. तो यहाँ पे जो मेन पॉइंट आपके लिए वो ये है कि एक तो इसकी एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है और इसकी क्या कैपेबिलिटी है। तो इसकी मेन कैपेबिलिटी क्या है कि ये सिंगल यूज़र होता है और ये बेस्ड होता है माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी पर। ठीक है, तो आपको इतने पॉइंट्स याद करने हैं पीसी में। इस टाइप का आपका पीसी दिखता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे और बात करेंगे यहाँ पे वर्क स्टेशन के बारे में। देखो वर्क स्टेशन कैसे काम करता है पहले ये समझ लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, वर्क स्टेशन इज़ अ कंप्यूटर यूज्ड फॉर इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस, CAD or CAM, desktop publishing, software development and other such type of application which require a moderate amount of computing power and relatively high quality graphics capabilities। तो हमने पढ़ा था अभी प्रीवियस स्लाइड्स में कि वर्क स्टेशन भी आपका पीसी की तरह होता है, ये भी आपका सिंगल यूज़र ही होता है, लेकिन इसके अंदर जो कैपेबिलिटी होती है माइक्रो प्रोसेसर की वो ज़्यादा पावरफुल होती है एज़ कम्पेयर टू पर्सनल कंप्यूटर। तो जो इसकी एप्लीकेशन है वो क्या क्या है, इंजीनियरिंग एप्लीकेशन में इसका यूज़ होता है जैसे कि CAD और CAM, डेस्कटॉप पब्लिशिंग में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं वर्क स्टेशन का, और ऐसी एप्लीकेशन जहाँ पे मॉडरेट अमाउंट ऑफ कंप्यूटिंग पावर लगती है वहाँ पे हम वर्क स्टेशन का यूज़ करते हैं, और इनकी क्या होती है जो हाई क्वालिटी ग्राफिक कैपेबिलिटी भी होती है।
ठीक है, जो ग्राफिक्स होते हैं उसकी क्वालिटी क्या होती है, हाई होती है यहाँ पे। नेक्स्ट इज वर्क स्टेशंस जनरली कम विद अ लार्ज हाई रेजोल्यूशन ग्राफिक स्क्रीन। जो वर्क स्टेशन होते हैं उनकी मेन फीचर ये है कि वो क्या होते हैं, वो लार्ज हाई रेजोल्यूशन ग्राफिक स्क्रीन के साथ आते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ रैम होती है उसके अंदर, और इनबिल्ट नेटवर्क सपोर्ट होता है एंड अ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ठीक है, तो ये सब होते हैं आपके फीचर्स ऑफ वर्क स्टेशन। मोस्ट वर्क स्टेशन ऑल्सो हैव मास स्टोरेज डिवाइस सच एज डिस्क ड्राइव, बट अ स्पेशल टाइप ऑफ वर्क स्टेशन कॉल्ड डिस्क लेस वर्क स्टेशन कम्स विदाउट अ डिस्क ड्राइव। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि बहुत सारे वर्क स्टेशन बहुत बड़े स्टोरेज डिवाइस के साथ भी आते हैं जैसे कि डिस्क ड्राइव, लेकिन कुछ स्पेशल टाइप ऑफ वर्क स्टेशन भी होते हैं जिनके अंदर डिस्क नहीं होती है, उसे बोलते हैं डिस्क लेस वर्क स्टेशन। ठीक है, मतलब उसके अंदर डिस्क ड्राइव नहीं होती है। तो आपको कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ से पढ़ के जाने हैं कि अगर एग्जाम में पूछ लेते हैं तो आप बता पाओ कि डेफिनेशन के अंदर जो लिखा हुआ है वो किस टाइप का कंप्यूटर हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिनी कंप्यूटर। इट इज अ मिड साइज मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम कैपेबल ऑफ सपोर्टिंग अप टू 250 यूजर्स साइमल्टेनियसली। तो यहाँ पे क्या होता है, जो आपका मिनी कंप्यूटर होता है ना, वो एक साथ 250 यूजर्स को सपोर्ट कर सकता है, इसे बोलते हैं मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम, और इसका साइज क्या होता है, मीडियम साइज का होता है। कुछ इस टाइप का आपका होता है मिनी कंप्यूटर। A mini computer is a type of computer that possesses most of the features and capabilities of a large computer but is similar in physical size। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जो आपका मिनी कंप्यूटर है ना, उसके अंदर जो फीचर्स है वो ऑलमोस्ट आपके लार्ज कंप्यूटर के फीचर है, लेकिन जो इसका साइज है वो क्या है, छोटा है एज कम्पेयर टू लार्ज कंप्यूटर्स। A mini computer fills the space between the mainframe and microcomputer। तो mainframe और microcomputer के बीच में जो computers आते हैं उन्हें बोलते हैं mini computers and is smaller than the former but larger than the latter। मतलब क्या है इसका कि ये मेन फ्रेम से तो क्या होते हैं, छोटे होते हैं, लेकिन माइक्रो कंप्यूटर से क्या होते हैं, बड़े होते हैं साइज में। मिनी कंप्यूटर्स आर मेनली यूज्ड एज स्मॉल और मिड रेंज सर्वर्स। तो इनका जो मेन काम होता है वो होता है एज अ स्मॉल और मिड रेंज सर्वर्स ऑपरेटिंग बिजनेस एंड साइंटिफिक एप्लीकेशन। तो इनको हम सर्वर की तरह यूज़ करते हैं, कहाँ पे, ऑपरेटिंग बिजनेस एंड साइंटिफिक एप्लीकेशंस के अंदर। हाउएवर द यूज ऑफ द टर्म मिनी कंप्यूटर हैज़ डिमिनिश्ड एंड हैज़ मर्ज्ड विद द सर्वर्स। ठीक है, तो अब क्या होता है कि हम मिनी कंप्यूटर्स ना बोल के डायरेक्टली सर्वर्स ही बोल देते हैं इनको। अ मिनी कंप्यूटर में ऑल्सो बी कॉल्ड अ मिड रेंज कंप्यूटर। तो ये बात याद कर लो कि मिनी कंप्यूटर को हम मिड रेंज कंप्यूटर भी कहते हैं। कई बार आपको ये टर्म दे के भी कंफ्यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक क्लास पसंद आ रही है। अगर क्लास पसंद आ रही है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दो और सभी सब्सक्राइब कर लो लर्नर सारथी चैनल को। आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे बात करेंगे मेन फ्रेम कंप्यूटर्स की। देखो इस टाइप का आपका होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम इज वेरी लार्ज इन साइज and is an expensive computer capable of supporting hundreds or even thousands of users simultaneously। अब देखो मेन फ्रेम क्या होता है, जो आपका मेन फ्रेम है ना, ये बहुत ही लार्ज साइज आपका क्या होता है, कंप्यूटर होता है और काफ़ी एक्सपेंसिव भी होता है। कैपेबल ऑफ सपोर्टिंग हंड्रेड्स और इवन थाउजेंड्स ऑफ यूजर्स साइमल्टेनियसली। तो एक बारी में 100 और थाउजेंड्स ऑफ यूजर्स एक साथ यहाँ पे काम कर सकते हैं, उनको सपोर्ट कर सकता है आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर सिस्टम। मेन फ्रेम एग्जीक्यूट्स मैनी प्रोग्राम्स कॉन्करेंटली एंड सपोर्ट मैनी साइमल्टेनियस एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। तो एक साथ मल्टीपल प्रोग्राम्स आप एग्जीक्यूट कर सकते हो किस पे, मेन फ्रेम कंप्यूटर पे, और यहाँ पे उसकी एफिशिएंसी में कोई भी गिरावट नहीं आती है, बिकॉज इसकी जो पावर है, कंप्यूटिंग पावर, वो काफ़ी अच्छी है और ये काफ़ी एक्सपेंसिव भी होते हैं। आप देख रहे हो उनका साइज़ कितना बड़ा है। ठीक है, Mainframes are designed to handle very high volume input and output and emphasize
थ्रूपुट कंप्यूटिंग। देखो यहाँ पे जो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स हैं उनको यूज़ करते हैं हम, क्योंकि हमारे पास जो इनपुट है वो बहुत ज़्यादा वॉल्यूम में है और जो आउटपुट है वो भी काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम में है। तो इसीलिए इसका जो मेन एम्फोसिस है वो किसके ऊपर होता है, थ्रूपुट कंप्यूटिंग के ऊपर, ठीक है। A single mainframe can replace dozens or even hundreds of smaller servers। तो आप जानते हैं हम सर्वर्स किसे बोलते थे, हम सर्वर बोलते हैं आपके मिनी कंप्यूटर को बोलते हैं सर्वर, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एक मेन फ्रेम कंप्यूटर रिप्लेस कर सकता है डजन्स और इवन हंड्रेड्स ऑफ स्मॉलर सर्वर्स को। तो अगर आपको 100 ऑफ सर्वर्स यूज़ नहीं करने तो आप उसकी जगह सिंपल एक के यूज़ कर सकते हो, मेन फ्रेम। जैसे कि अगर बात करूँ जो आपकी बैंकिंग होती है, बैंकिंग की अगर हम बात करें तो बैंकिंग के अंदर क्या होता है, हम यूज़ करते हैं मेन फ्रेम को एज अ सर्वर, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कि एक बैंक नहीं होता, बहुत सारे बैंक की ब्रांचेस होती है, अलग अलग स्टेट्स में क्या होती है, एक ही बैंक की ब्रांचेस होती है। तो उनको आपस में कनेक्ट करने के लिए उसका सर्वर काफ़ी स्ट्रांग होना चाहिए, बिकॉज एक टाइम पर मल्टीपल कस्टमर्स वहाँ पर अपनी रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं और एक साथ वो अपने अकाउंट की डिटेल्स चेक कर सकते हैं। तो वहाँ पे सर्वर काफ़ी स्ट्रांग चाहिए। आप देखते हो कई बार बैंक का सर्वर क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है, क्योंकि क्या होता है कि काफ़ी सारे नंबर ऑफ़ यूज़र्स उस टाइम पर लॉगिन कर लेते हैं, इसी टाइम पर आपका सर्वर डाउन हो जाता है। तो इसीलिए मेन फ्रेम्स कंप्यूटर को यूज़ करते हैं कहाँ पे, बैंकिंग के अंदर, ताकि आपको जो कस्टमर्स हैं उन्हें अच्छा एक इन्वायरमेंट मिल सके, एक अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड कर सके। आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे बात करेंगे सुपर कंप्यूटर की। सुपर कंप्यूटर के बारे में आई होप आप सब लोग जानते हो कि इसके पास सबसे ज़्यादा क्या है, कैपेबिलिटी है, कंप्यूटिंग पावर इसकी बहुत ज़्यादा है और ये सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर है अभी तक का, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है, सुपर कंप्यूटर्स आर वन ऑफ द फास्टेस्ट कंप्यूटर्स करंटली अवेलेबल। Supercomputers are very expensive and are employed for specialized applications that require immense amount of mathematical calculations, number crunching। तो सुपर कंप्यूटर आप देखते हो कि आप इसे हर जगह यूज़ नहीं करते हो, सिर्फ और सिर्फ स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशंस में ही सुपर कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशंस लगती है वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं सुपर कंप्यूटर का। जैसे कि एप्लीकेशंस पढ़ लेते हैं यहाँ पे वेदर फोरकास्टिंग में। देखो आपसे डायरेक्टली पूछ लेंगे कि विच कंप्यूटर इज़ यूज्ड इन वेदर फोरकास्टिंग, तो वहाँ पे आपका आंसर होगा सुपर कंप्यूटर, ठीक है। इसके साथ साइंटिफिक सिमुलेशंस, एनिमेटेड ग्राफिक्स में, फ्लूइड डायनामिक कैलकुलेशंस, न्यूक्लियर एनर्जी रिसर्च में, इलेक्ट्रॉनिक डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ जियोलॉजिकल डेटा, एग्जाम्पल इन पेट्रोकेमिकल प्रोस्पेक्टिंग। तो ये सारी आपकी एप्लीकेशंस है सुपर कंप्यूटर की। अब यहाँ पे आपके लिए होमवर्क है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था। इंडियाज़ फर्स्ट सुपर कंप्यूटर, काफ़ी आसान सा ये क्वेश्चन है, इसका आंसर आप देंगे इन कमेंट सेक्शन। इंडियाज़ फर्स्ट सुपर कंप्यूटर, और साथ ही साथ आपको बताना है कि किसने उसे डेवलप किया था और इन विच ईयर। तो आपको नाम बताना है, जिसने डेवलप किया उसका नाम और किस ईयर में डेवलप किया था। और इसके साथ आपको एक और क्वेश्चन बताना है कि इस वक्त प्रेजेंट की अगर हम बात करें तो प्रेजेंटली फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है, किस कंट्री का सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है इस वक्त, अगर हम बात करें 2021 की। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकते हैं कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर, आपको ऑप्शन देके भी पूछ सकते हैं। तो प्रेजेंटली आज के डेट में सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर किस कंट्री का है और उसका नाम क्या है, आपको ये क्वेश्चंस बताने हैं कमेंट सेक्शन के अंदर, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स के बारे में, और मैंने इनकी फुल फॉर्म के साथ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी यहाँ पे लिख दिए हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म हो गया आपके लिए, तो प्लीज़ यहाँ पे अच्छे से समझ लेना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली एक्सपेक्टेड है, ठीक है। तो कल हमने बात करी थी एनिएक, एडवैक और आपके यूनिवैक की, तो वहीं से आपको फुल फॉर्म देखने को मिल रही है। देखो यहाँ पे फर्स्ट इज एनिएक, इसकी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। कई बार क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर लिख देते हैं वहाँ पे आपको कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कंप्यूटर इज़ द राइट
टर्म, और इसको बनाया था 1946 में, तो आपको इसका ईयर भी याद रखना है। ENIAC स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ये इसकी फुल फॉर्म है पूरी। इट वाज द वर्ल्ड्स फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। तो आपसे डायरेक्टली पूछेंगे कि वर्ल्ड का पहला जर्नल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था, तो उसका आंसर है ENIAC। नेक्स्ट इज द फर्स्ट ऑपरेशनल इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर डेवलप्ड फॉर द US आर्मी। तो इसे US आर्मी के लिए डेवलप किया गया था बाय, तो इसके डेवलपर कौन है, इनका नाम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बाय J. प्रेस्पर एकार्ट एंड जॉन मैकली एट द यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसिल्वेनिया इन फिलाडेल्फिया। ठीक है, तो यहाँ पे J. प्रेस्पर एकार्ट एंड जॉन मैकली दोनों का नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपको इसकी फुल फॉर्म, किस ईयर में डेवलप किया गया था और इनका डेवलपर कौन था, और ये वर्ल्ड का पहला जर्नल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। ठीक है, और ये इसकी पिक्चर है यहाँ पे, इस टाइप का आपका था ENIAC। ठीक है, नेक्स्ट इज EDVAC। तो यहाँ पे EDVAC की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म भी इम्पॉर्टेंट है। 1949 में इसको डेवलप किया गया था। द सक्सेसर ऑफ ENIAC, ENIAC के बाद आया था आपका EDVAC, एंड इट वॉज ऑल्सो डिजाइंड बाय J. प्रेस्पर एकार्ट एंड जॉन मैकली। ठीक है, तो सेम ही है इन दोनों के डेवलपर। ENIAC के बाद आपका EDVAC बनाया गया था। इसकी फुल फॉर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है। EDVAC was an arithmetic only computer working with binary numbers। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो आपका EDVAC था वो सिर्फ और सिर्फ क्या था, अर्थमेटिक ओनली वर्किंग कंप्यूटर था विद बाइनरी नंबर्स रादर देन द डेसिमल ऑपरेशंस ऑफ ENIAC। तो जो आपका ENIAC था वो काम करता था डेसिमल नंबर पे, लेकिन जो आपका EDVAC था वो सबसे पहला ऐसा कंप्यूटर था जो काम करता था आपके बाइनरी नंबर्स पे, इसीलिए इसका नाम है डिस्क्रीट वेरिएबल। ठीक है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो EDVAC था वो सबसे पहला ऐसा कंप्यूटर है जिसने सपोर्ट किया था बाइनरी नंबर अरिथमेटिक को। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना इन पॉइंट्स को, और ये आपकी पिक्चर है EDVAC की। इस टाइप का आपका EDVAC दिखता था, कितना बड़ा ये कंप्यूटर था देख सकते हैं आप। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे बात करेंगे UNIVAC के बारे में। UNIVAC आपका 1951 में डेवलप किया गया था। इसकी फुल फॉर्म है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म याद कर लेना। UNIVAC was the first commercial computer produced in the United States। ठीक है, तो ये फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर था। UNIVAC was designed by John Mackley and John Presper Eckart। तो इन तीनों के डेवलपर बिल्कुल सेम है, और यहाँ पे UNIVAC की मेन कैपेबिलिटी ये थी कि इट कुड हैंडल नंबर्स एंड अल्फ़ाबेटिक करेक्टर्स। तो ये नंबर्स को और साथ ही साथ अल्फ़ाबेटिक करेक्टर्स को भी हैंडल कर सकता था। तो ये आपकी पिक्चर है UNIVAC की। तो आई होप सो आपको यहाँ पर समझ में आया होगा। इन सारी फुल फॉर्म को याद कर लेना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, इन तीनों के ही जो आपके डेवलपर हैं वो बिल्कुल सेम है, उनका नाम आपको आसानी से याद हो जाएगा। 2-3 बार अगर आप रिपीट करोगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। अगर क्लास पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें लर्नर साथी यूट्यूब चैनल को, और टेलीग्राम से जुड़ने के लिए यहाँ पे लिंक गिवन है, इसे आप यहाँ से देख सकते हैं, और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ये लिंक गिवन है। तो अगर क्लास अच्छी लगी तो सबको शेयर कर देना, और अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, और जो क्वेश्चंस मैंने पूछे हैं उनका आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में देंगे, ताकि नेक्स्ट क्लास में आपको उनका आंसर बताऊं, और साथ ही साथ उन सभी स्टूडेंट्स का नाम अनाउंस करूं जिन्होंने आंसर्स दिए थे मुझे। ठीक है, तो मिलते हैं कल की क्लास में, और कल हम पढ़ेंगे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आपका होगा कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम को। ठीक है, थैंक यू सो मच।